हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ये लेसन फर्स्ट का है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इटली में जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली एवं जर्मनी जो है, ये दोनों जो देश है वो यूरोप महादेश के अंतर्गत आता है। यूरोप के अंतर्गत, और यूरोप एक महादेश है और यूरोप महादेश के अंतर्गत ढेर सारे देश आते हैं। तो उसी में एक इटली है और एक जर्मनी है। तो इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखना, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। वियना कांग्रेस जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस जिसमें चार देश की भागीदारी थी। तो जब ये नेपोलियन बोनापार्ट का शासन ख़त्म हो जाता है 1814 में, तो 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक आता है जो वियना कांग्रेस की स्थापना करता है। उसके द्वारा 4 शक्तिशाली देशों का उदय होता है। और जब ऑस्ट्रिया आता है तो फ्रांस में जो पहले समाप्त हो गया था, जो शासक वंश पहले समाप्त हो गया था नेपोलियन बोनापार्ट के समय में, तो फिर से वियना कांग्रेस के द्वारा उस वंश को लाया जाता है जिसका नाम है बूर्बो वंश, जो लुई 14वां था उसका शासक। तो याद रखना है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना मतलब फिर से स्थापित कर दिया वियना कांग्रेस द्वारा, जिसका चांसलर कौन था? मेटरनिक था। तो घोर प्रतिक्रियावादी था, ये अच्छा शासक था नहीं। और बूर्बो वंश का जितना भी शासक था कोई अच्छा नहीं था पहले, लुई 14वां तक। आगे देखते हैं, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। याद रखना है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? तो पता है, अगर क्वेश्चन से याद किए होंगे जरूर याद होगा। ऑस्ट्रिया जो था वो ना ही चाहता था कि इटली का एकीकरण हो और ना ही चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण। वह दोनों में से किसी का एकीकरण नहीं देखना चाहता था। तो वो कौन था? ऑस्ट्रिया था। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो पहले मेजनी आया था, उसके बाद विक्टर एमेनुएल आया, और विक्टर एमेनुएल अपने नेतृत्व में किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया? तो काउंट काबूर को किया। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। आगे आते हैं कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो याद रखना, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। और ये जो है काउंट काबूर के बाद ये गैरीबाल्डी आया जो दक्षिणी इटली के 2 राज्यों को जीतकर उसका शासक बना था। और बाद में फिर विक्टर एमेनुएल को ही सौंप दिया और साधारण किसान के भांति जीवन जीने लगा। तो यह एक नाविक था पहले पेशा से। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राइन राज्य का निर्माण जर्मन में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो याद रखना है, बी नंबर ऑप्शन सही है। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालबेरिन एक संस्था थी, व्यापारियों की संस्था थी। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था, क्योंकि ये जानता था कि जर्मनी के एकीकरण में जो है सैन्य शक्ति के महत्व को समझता था, इसीलिए इसने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुआ था, जब सैडोन का युद्ध हुआ था। तो सैडोन के युद्ध में जो है फ्रांस की ज़बरदस्त हार हो गई थी और उसके बाद ही फ्रैंकफर्ट की संधि हुई। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो यूनान एक देश है जिसका ज्ञान विज्ञान और जो साहित्य का जो ज्ञान था वो यूरोप वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। भले वो गुलाम देश था, पहले दूसरे के अधीन था, लेकिन वहाँ का जो साहित्य था, ज्ञान विज्ञान था, वो दूसरों देश के लिए काफ़ी फायदेमंद हुआ। एड्रियानोपल 1829 ईस्वी की एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई? तो तुर्की के साथ हुई है। आगे और अतिरिक्त क्वेश्चन है, ये तो बुक से था, 12 क्वेश्चन बुक से है। और ये देख लेते हैं आगे कुछ क्वेश्चन जो चैप्टर के 20 से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। सेडोन का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो सेडोन का जो युद्ध हुआ था वो फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ था 1870 में, फ्रांस और प्रसा के बीच।
किसके बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच 1870 में हुआ था और 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो पहले युद्ध हुआ था, उसके बाद संधि किया गया था दोनों देशों के बीच। तो ध्यान रखना, सी नंबर ऑप्शन सही है। सेडोन की लड़ाई में कौन पराजित हुआ? तो ध्यान रखना है, सेडोन हो या फिर सेडोवा हो, दोनों की लड़ाई में परसा ही जीता था। तो सेडोन में परसा के साथ फ्रांस था, सेडोवा में परसा के साथ ऑस्ट्रिया था। तो इधर ऑस्ट्रिया हारता है, इधर फ्रांस हारता है, परसा की जीत होती है। तो सेडोन की लड़ाई में कौन पराजित होता है? पराजित की बात कर रहा है। तो सेडोन की लड़ाई में, सेडोन में जो था वो परसा फ्रांस के साथ युद्ध हुआ था, फ्रांस का हार हुआ था, परसा जीत गया था। तो सेडोवा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? सेडोवा का युद्ध 1866 में हुआ था और ये फ्रांस, परसा और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ था। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच में 1866 में। ए नंबर ऑप्शन सही है, 15 का ए। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो ऑस्ट्रिया के युद्ध में, क्योंकि दोनों बार प्रसा ही जीता था। मेजनी कहाँ का शासक था? मेजनी इटली का शासक था। और जर्मन का चांसलर कौन था? बिस्मार्क था। नेपोलियन का पतन 1814 में हुआ था। नेपोलियन के पतन के बाद ही 1815 में जो है वो वियना सम्मेलन हुआ था, ऑस्ट्रिया का आगमन हुआ था। वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो 1815 में हुआ था वियना सम्मेलन, क्योंकि 1814 में नेपोलियन का पतन हुआ। पतन के बाद 1815 में जो है वियना सम्मेलन हुआ ऑस्ट्रिया के नेतृत्व में, यानी मेटरनिख के नेतृत्व में। मेटरनिख का पतन कब हुआ था? तो मेटरनिख 1848 में हुआ। 1848 में इसका पतन हुआ, तब जाके इटली जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। इटली का एकीकरण कब हुआ? तो इटली का एकीकरण फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद ही हुआ था। 1871 में हुआ था इटली का एकीकरण। यूनान को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 1832 में मिली थी। आगे क्वेश्चन है, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी कहाँ है? बुडापेस्ट है। रोम पर किसका अधिकार था? पोप का। रोम पर किसका अधिकार था? पोप का अधिकार था। तो नेक्स्ट अब लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव भी होगा।